हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 20 से 24 अप्रैल की 7 बड़ी बातों के बारे में, जिसके कारण अगले हफ्ते पूरे मार्केट में हलचल होती हुई दिखाई देगी। यहां पे रिजल्ट सेशन का शुरुआत हो चुका है, कुछ रिजल्ट आ चुके हैं, कुछ रिजल्ट आने वाले हैं। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि बाजार पे अगले हफ्ते असर डालती हुई दिखाई देगी। उसके बाद मंथली एक्सपायरी भी आती हुई दिखाई देगी 30 अप्रैल को। तो दोस्तों, बहुत सारा एक्शन होने वाला है अब अगले हफ्ते बाजार में। तो किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप एक ट्रेडर है और ट्रेडिंग करते हैं तो किन सारी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो दोस्तों जो सबसे पहली चीज़ ध्यान देने वाली है वो है एचडीएफसी बैंक के यहाँ पे Q4 नतीजों के बारे में। यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के Q4 नतीजों की, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पे बाजार नज़र रखने वाला था वो था एसेट क्वालिटी पे, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। जो ग्रॉस एनपीए का नंबर निकल के आया वो आया 1.26%, जो कि बाजार की उम्मीदों से बहुत ही अच्छा निकल के लग रहा है। लगभग यहाँ पे जो 1.42% था, ये जो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा वो आया था दिसंबर 2019 में। वहीं 1.36 का परसेंट का जो आंकड़ा था वो आया था लास्ट ईयर के 31 मार्च 2019 में। तो साल दर साल बोले चाहे ये क्वार्टर क्वार्टर बोले, यहाँ पे जो ग्रॉस एनपीए का नंबर है वो भी अच्छा खासा आता दिखाई दे रहा है। वहीं नेट एनपीए का आंकड़ा जो है वो भी इंप्रूवमेंट के साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैंक कहता हुआ नजर आ रहा है कि रियल चैलेंज जो है बैंक के लिए वो फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे निकल के आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है कोरोना वायरस कारण वो सिर्फ लास्ट वीक में देखने को मिला है यहाँ पे मार्च महीने के। तो Q4 में उतना ज़्यादा असर नहीं दिखा, लेकिन इसका जो रियल इम्पैक्ट दिखेगा वो Q1 के FY21 में देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट आएंगे जुलाई 2020 में। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखने वाली है। यहाँ पे बैंक ने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मार्च क्वार्टर में बैंक ने यहाँ पे कुछ प्रोविजनिंग भी की है कोरोना वायरस के कारण, जो कि आरबीआई ने मॉरिटोरियम दिया था, उसका असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा जो निकल के आया वो आया है लगभग 3,784.5 करोड़ का, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में था 1,890 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे जो प्रोविजनिंग का आंकड़ा वो डबल होता हुआ दिखाई दिया है। तो मार्केट यहाँ पे इस चीज़ों का अंदाज लगा कर रख रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रोविजनिंग की है। हालांकि एनपीए अभी फिलहाल नहीं हुए, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मॉरिटोरियम दिया गया है तो इसको प्रोविजनिंग के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन वहीं अगर बात करें बैलेंस शीट साइज की, तो दोस्तों बैंक की जो बैलेंस शीट साइज है उसमें अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्च 2020 तक बैंक की बैलेंस शीट जो है वो 15,30,000 करोड़ के पार निकलती हुई नजर आई है, और 23% की अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये आंकड़ा मार्च 2019 में 12,44,541 करोड़ का था। तो 23% का जंप बैलेंस शीट में साल दर साल देखने को मिल रहा है। वहीं अगर डिपॉजिट की बात करें तो 24% की तेजी यहाँ पे डिपॉजिट में देखने को मिल रही है, और 11,47,502 करोड़ हो गया है मार्च 2020 तक। वहीं कासा डिपॉजिट की अगर बात करें तो ये भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तकरीबन 23.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब बात कर ले यहाँ पे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट नतीजों के बारे में, तो यहाँ पे इन्फोसिस के Q4 के नतीजे आने वाले यहाँ पे 20 अप्रैल के दिन। दूसरी आईटी बड़ी कंपनी है जो टीसीएस के बाद, उसका नाम है इन्फोसिस। तो यहाँ पे जो डी ग्रोथ देखने की यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे इन्फोसिस जो है 4 से 8% की सिक्वेंशियल डी ग्रोथ Q4 FY20 में प्रॉफिट में कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर रह सकती है यहाँ पे इनकम, और साथ ही साथ टैक्स में जो एब्सेंस मिलेगा टैक्स बेनिफिट में, उसका भी असर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लेकिन अराउंड 1.5% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रुपीस के टर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो रुपया है वो कमजोर होता हुआ दिखाई दिया, तो उसका एप्रिसिएशन यहाँ पे थोड़ा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ की, तो वो यहाँ पे म्यूटेड रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल अपटिक Q4 में कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ में यहाँ पे देखने को मिल सकता है Q3 के मुकाबले। लेकिन यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग लेवल पे मैं आपसे बात करूँ तो एबिटा और जो मार्जिन है ये स्टेबल रहने की ज़्यादातर उम्मीद जताई जा रही है, उससे ज़्यादा यहाँ पे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत से ब्रोकरेज ये भी मानते हुए चल रहे हैं कि शायद इस बार इन्फोसिस भी यहाँ पे गाइडेंस नहीं देगा अपने आगे के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ ग्रोथ या रेवेन्यू फोरकास्ट भले दे सकता है लेकिन गाइडेंस नहीं देगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी विप्रो ने भी कोई गाइडेंस खास नहीं दिया था। तो यहाँ पे इन्फोसिस की तरफ से भी उम्मीद लगाई जा रही है कि यहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे रिजल्ट के बाद एक बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। वहीं अगर अब बात कर ले तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, तो
कोविड-19 कोरोना वायरस का जो असर है वो दोस्तों ग्लोबली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से पूरी दुनिया में कोविड-19 के कंफर्म केस की संख्या जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ इसका जो सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के देशों में देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे भी टोटल कंफर्म केस की अगर बात करें तो ये आंकड़ा जो है तकरीबन 23 लाख के पार निकलता हुआ दिखाई दिया ग्लोबली, और लगभग 1,59,000 से ज़्यादा यहाँ पे डेथ होती हुई दिखाई दी है पूरी दुनिया में। अमेरिका की बात करें तो 7,30,000 का आंकड़ा तो खाली अमेरिका में हो गया है कोरोना वायरस के चक्कर में। और वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोप के बड़े देश स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी और यूके, ये 4-5 बड़े देश जो कि वहाँ के बड़े देशों में आते हैं, वहाँ पे भी बहुत बुरी हालत है इस कोरोना वायरस के कारण। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये होगी कि अब नेक्स्ट वीक कोरोना वायरस के कारण अब ये आंकड़े किस तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, क्या इसमें कोई रोक लगती हुई दिखाई दे रही है या ये और भी खतरनाक होते हुए दिखाई देंगे। भारत की अगर नंबर की हम बात करें तो भारत में जो कोरोना वायरस के कंफर्म केस के आंकड़े का नंबर है वो हो गया है 14,792। तो लगभग 15,000 करीब ये आंकड़े अब इंडिया में भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो मरने वालों का आंकड़ा है भारत में वो भी 488 के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है। ये आंकड़े जो है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जारी किए गए हैं। तो दोस्तों भारत में भी अब ये आंकड़े थोड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मार्केट इस पर असर रखेगा कि क्या यहाँ पे जो आंकड़े घटते हुए दिखाई देंगे, रुकते हुए दिखाई देंगे या और बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली यहाँ मार्केट में प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रोकथाम लगती हुई दिखाई दी तो निफ्टी फिर आगे की तरफ और ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करें यहाँ पे सबसे दूसरे और नंबर की, तो यहाँ पे एफ फ्लो के आंकड़े पे भी नज़र रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जिस तरीके से वोलेटाइल होते हुए दिखाई दिए थे, एफ फ्लो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो एफ जो है वो नेट सेलर होते हुए दिखाई दिए हैं। प्रीवियस वीक में यहाँ पे जो उसके बाइंग किए थे, लेकिन इस वीक में यहाँ पे एफ ने कुछ जो सेलिंग के देखने को आंकड़े मिले वो हुए हैं। अगर बात करें इस पूरे अप्रैल की तो यहाँ पे तकरीबन एफ ने 2851 करोड़ रुपए की सेलिंग की है इंडियन मार्केट में। लेकिन वहीं अगर बात करें इस हफ्ते की तो यहाँ पे जो नेट सेलिंग का आंकड़ा निकल के आया था वो था तकरीबन 4,197 करोड़ रुपए का। एक्सपर्ट यहाँ पे ये भी मान रहे हैं कि यहाँ पे एफ जो है वो वायरस के कारण यहाँ पे थोड़े टेंशन में है, और यहाँ पे जब तक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक यहाँ पे इनकी सेलिंग रुकती हुई दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट 7,500 से अब 92-9300 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एफ नीचे के लेवल पे अगर कुछ बाई किए भी हैं तो यहाँ पे वो अब अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पे एफ के सेलिंग के आंकड़े बढ़ते हुए जा रहे हैं। साथ ही साथ एफ को इस बात की भी चिंता ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो रुपया है वो लगातार डिप्रिशिएट होते जा रहा है डॉलर के सामने, जिसके कारण उनका अगर कोई प्रॉफिट आ भी रहा है तो उसका कोई उनको खास प्रॉफिट मिल नहीं रहा है, क्योंकि अगर वो रुपीज़ के टर्म में बेच रहे हैं और उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अपने देश लेके जाते हैं तो उनको डॉलर के टर्म में उतना ही पैसा मिलता है। तो यहाँ पे खास कोई उनको प्रॉफिट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि रुपया यहाँ पे कमजोर होता हुआ जा रहा है। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे बात करें DIS के डेटा, जो हमारे घर के घरेलू निवेशक हैं, तो उन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग की है लगभग 339 करोड़ की इस हफ्ते में। और अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी यहाँ पे लगभग 2364 करोड़ की सेलिंग के ही आंकड़े यहाँ पे अप्रैल में DIS की तरफ से देखने को मिले हैं। क्योंकि मार्च के महीने में जब एफ ने बड़ी सेलिंग की थी तो DIS की तरफ से थोड़ा सपोर्ट देता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार अप्रैल में एफ और DIS दोनों ही नेट सेलर के रूप में सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आगे दोनों की तरफ से सेलिंग कंटिन्यू रही तो मार्केट का ऊपरी लेवल पे टिकना आसान नहीं होगा और मार्केट में फिर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एफ और DIS के डेटा पे भी नजर रखने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरत है। अब बात कर लें यहाँ पे निफ्टी के टेक्निकल व्यू पे कि निफ्टी का टेक्निकल व्यू किस तरीके से दिखाई देता है। तो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कल के परसों के दिन फ्राइडे के दिन 3% की तेजी यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली, और वहीं अगर पूरे हफ्ते की बात करें तो निफ्टी में 1.7% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। 9266 के लेवल पे यहाँ पे निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पे एक्सपर्ट की माने और सभी लोगों की मैक्सिमम माने जो टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं, तो यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 9300
के आसपास है। और साथ ही साथ ये अगर हम बात करें तो मार्केट में कुछ दिनों तक अगर हम बात करने की कोशिश करें तो 9,800 से लेके 10,000 तक के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर मार्केट 9,300 9,400 का लेवल को डिसाइसिवली निकाल लेता है। लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 8800 से 8600 के आसपास निकल के आता है, जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे निफ्टी में बना हुआ है। अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट की बात करें तो 12,150 के आसपास से अगर हम उसका हाई लेते हैं तकरीबन, तो यहाँ पे जो निफ्टी में अगर रिट्रेसमेंट ली जाती है तो 38.75% का जो रिट्रेसमेंट है वो 7500 से नीचे की तरफ से अगर आप ऊपर देखते हैं फिबोना के रिट्रेसमेंट में, तो वो ऑलमोस्ट 9315 के आसपास आता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके आसपास हमने लगभग अचीव कर लिया, और 9315 के आसपास ही फ्राइडे के सेशन में हाई लगता हुआ नजर आया था। तो निफ्टी 12,150 से 7,511 का लो बनाया, और उसके बाद जब रिकवर हुआ तो ऑलमोस्ट 38.2% का ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट यहाँ पे पूरा निफ्टी ने कर लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे 9,315 9,320 का लेवल निकल जाता है डिसाइसिवली, तो यहाँ पे फिर जो 50% जो रिट्रेसमेंट लेवल होता है उसका नंबर है 9,865 के आसपास। तो वहां तक फिर निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक फाइनल टारगेट भी माना जा रहा है कि 9,800 से 10,000 के आसपास यहाँ पे निफ्टी रिकवर होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि दुनिया भर के जो ग्लोबल मार्केट है वो भी लगभग नीचे से 38 से 50% रिकवर हो चुके हैं। अमेरिकी मार्केट की अगर बात करें डाउ की, तो 29,500 के आसपास से गिर के वो लगभग 18,000 के आसपास का लो बनाया, और अभी 24,000 के ऊपर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे भी 50% से ऊपर का रिट्रेसमेंट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद अगर बात करें एफएनडो से कौन से क्यूज निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे निफ्टी के जो डेटा ऑप्शन डेटा जो साफ दर्शा रहे हैं कि जो निफ्टी की रेंज होती हुई दिखाई देगी वो 8,800 से 9,700 के बीच होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे जो 9,000 का लेवल होगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अपसाइड के लिए। यहाँ पे जो मैक्सिमम कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा 10,000 में, और 9,000 के स्ट्राइक प्राइस से यहाँ पे कॉल में से अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो जो पोजीशन है वो अब 10,000 पे सबसे ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। वीकली और मंथली के अगर टोटल आप गिन लेते हैं तो भी वही मैक्सिमम पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो आपको दिखाई देगा 8,000 के पुट पे, क्योंकि यहाँ पे 9,000 के पुट से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 8,000 के पुट पे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अभी भी थोड़ा डर है। तो मार्केट 8,000 तक शायद जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि रेंज अगर अगले हफ्ते बढ़ती हुई दिखाई देती है तो। लेकिन यहाँ पे जो पुट राइटिंग है वो 9,000 और 9,200 के आसपास देखने को मिलती है। अगर वीकली डेटा की हम बात करें तो 9,000 9,200 के स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी पुट राइटिंग हमें देखने को मिली है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि क्या मार्केट 9,000 या 9,200 का लेवल बचा पाता है। अगर नीचे गिरा तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर गिरावट 8,500 तक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन जो कॉल राइटिंग का जो लेवल दिखाई दे रहा है वो पास के लेवल पे नहीं है, 9,500 9,800 के आसपास में वीकली डेटा पे अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल के दिन मार्केट ऊपर उठता हुआ दिखाई दिया था तो 9,000 9,100 9,200 में अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिली, और जो पोजीशन शिफ्ट हो रही है वो 9,500 600 9,700 9,800 के आसपास स्ट्राइक प्राइस पे हो रही है। तो अगले हफ्ते के लिए 9,500 9,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस चीज पे हमको नजर रखनी है वो है इंडिया विक्स का नंबर, कि यहाँ पे इंडिया विक्स 50 के नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो स्विंग हाई लगते हुए दिखाई दिए थे तकरीबन 86.64 के मार्च 23 के आसपास, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी हो गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार इंडिया विक्स जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का यहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके कारण यहाँ पे अब जो बुल्स है वो कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे शायद मार्केट में थोड़ी तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे अगर बात करें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की तो 14.5% के आसपास यहाँ विक्स गिरता हुआ दिखाई दिया था, और 42.59 के लेवल पे यहाँ पे विक्स क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है यहाँ पे, लेकिन वॉलेटिलिटी किसी भी टाइम बढ़ सकती है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद अंत में बात कर ले सातवें जो न्यूज़ की, तो वो है मार्च क्वार्टर की अर्निंग, जो कि यहाँ पे अब किक स्टार्ट हो गई है। मार्च क्वार्टर के जो नतीजे थे वो स्टार्ट हुए थे इस बार विप्रो के नतीजे से, नहीं तो हमेशा टीसीएस या इन्फोसिस से नतीजे स्टार्ट करते हैं, लेकिन विप्रो ने इस बार नतीजे दिए थे। उसके बाद नतीजे आए टीसीएस और एचडीएफसी बैंक के दोनों ने, और उसके बाद अब यहाँ पे आने वाले हैं नतीजे इन्फोसिस के अगले हफ्ते, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और बड़ी कंपनियों के नाम की हम बात करें तो इन्फोसिस, टाटा एलेक्सी, ICICI
ICICI प्रूडेंशियल, ACC, भारती इंफ्राटेल, एलेम्बिक फार्मा, माइंड ट्री और परसिस्टेंट सिस्टम जैसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के नतीजे भी अब अगले हफ्ते आते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे HDFC बैंक और इन्फोसिस के नतीजों के नंबर जो है वो 20 अप्रैल को आएंगे। 20 अप्रैल पे उसको इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों पे भी अब मार्च क्वार्टर की अर्निंग भी मार्केट के आगे की दशा और दिशा तय करती हुई दिखाई देगी। तो इन सारी चीज़ों पे भी नज़र रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।